दर्शकों नमस्कार। कोई रुकावटों से हार कर बैठ जाता है तो कोई 2 कदम बढ़कर औरों की राह से रुकावटें हटाने लगता है। कोई जीवन भर कुछ होने का इंतज़ार करता है तो कोई एक ही क्षण में नई दिशा प्रदान करता है। पर दर्शकों, नई दिशा मिलती है उन्हीं को जिनका खजाना दौलत से नहीं, दुआओं से लबालब होता है। दुआएं उनकी जिनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर हमें ये सुखद जीवन प्राप्त हुआ है तो केवल उन्हीं की बदौलत, जो निस्वार्थ हमारे सुख और दुख में शामिल होते हैं, पर हमसे लेने की उम्मीद किए बगैर। वो हैं हमारे अपने, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, जिनके प्यार की, जिनके अनुभवों की छाया में हम पले बढ़े। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। वे सभी पुरुष नागरिक जो 60 वर्ष के हैं और महिलाएं 58 वर्ष की हैं, वे सभी वृद्धों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे नागरिकों को हम वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। वृद्ध होना विकास से जुड़ा मुद्दा है। एक स्वस्थ वृद्ध व्यक्ति अपने पूरे परिवार, अपने समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन होता है। सरकार इन वरिष्ठ नागरिकों को अपने माध्यम से अनेक प्रकार की सुविधाएं भी देती हैं। देश का संविधान इन सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में शक्ति प्रदान करता है। वह इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बाध्य करता है। वैज्ञानिक प्रगति और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण विश्व में औसत आयु का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है, यानी वृद्ध जनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इनकी वृद्धि होने से कहीं न कहीं इन वृद्धों की सामाजिक तौर पर अनदेखी भी हो रही है, जिसका भयावह रूप हमें देखने को मिल रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियां और नैतिकता को भूलते जा रहे हैं, या फिर सामाजिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं कि समाज के इन आधार स्तंभों को यूं उदासीन जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर क्यों वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है, वो भी जब उनके परिवार के लोग सुखद जीवन यापन कर रहे हैं। अनुभव से लबरेज इन बुजुर्गों को देखकर युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग, अभिजात वर्ग बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि इस दुनिया में अनुभवों का दूसरा विकल्प अगर कहीं है तो बस यही है। यहाँ 15 साल करीब हो गए। हाँ, 20 साल हो गए। भिलाई में सब परिवार है, रिश्तेदार है, लेकिन रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं सोची मेरा जीवन कैसे काटेंगे, कहाँ काटेंगे, किसके पास में जाएंगे और कहाँ कौन रखेंगे, ये सोच के मैं इधर में आई है। 3 लड़का, एक लड़का दूसरी औरत का और 2 लड़का एक देश में शादी वाला। यही मकान 4000 फुट। लड़के कोई नहीं आता। पैदा क्या प्रमाण हमारा ही बनाया हो तो बोले करना। यहाँ 7 साल हो गए। मधुबन में 4 साल रहे हैं। ये न पुराना बस्ती में 4 साल रहे हैं। तब से घर छोड़े, कुछ नहीं मोर तो घर में। तो आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। मोर बेटी एक जन है, दामाद मोर घर गेरी से अपन जबरदस्ती, और मोर 6 खानी धनारी से मालिक छोड़ी तक। तो यहाँ मिलने आते हैं वो लोग? कोई मिलने नहीं आता। दामाद ने आए, बेटा नाती बनाते दूजा। मोर तो बड़े बड़े घर खुरी रही थी। मोर घर में कोठार बारी सब रही से के में 14 गाड़ा धान लो आते बेटा। नाती में रख के 5 पैसा के रख के बेटा मुझे कुछ नहीं मिले। बेटी ले करे दान सब लगे थे। यहाँ अभी ये 11वां महीना। हमारे परिवार में 2 लड़की है, अपने घर रहती हैं, 2 लड़के हैं यहाँ रहते हैं।
हमारी घरवाली यहाँ रहती है और दोनों बच्चों के 3 बच्चे हैं। तो मैं भी नौकरी किया तो प्राइवेट जगह किया, तो कहते हैं कि पेंशन तो नो टेंशन, तो वहाँ पेंशन। इस परिवार के ज़्यादा भार की वजह से, और फिर हमारा मकान भी बिल्कुल छोटा से है, उसमें भी गुजर होना थोड़ा से, इसलिए मैं यहाँ चला आया। एक चीज़ आपको बहन जी बताऊं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जहाँ आदमी को भोजन मिलना रहता है, आज यहाँ है और कल उसको बॉम्बे में है तो बॉम्बे पहुँचेगा। और फिर कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे ताई तस पल चाखा। हम जो पूर्व जन्म में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, उसको भोगने दूसरा नहीं आएगा। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जो कोई, उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। नहीं रखा, नहीं कमाई, नहीं दवाई, नहीं रहने की जगह नहीं है। 2 खाली कमरा है, 2 कमरे में का। अब बेटा न बहू ने ज़्यादा हिम्मत करी निकालने की। बेटा तो बोला था कि मैं अपने जियत नहीं भेजूँगा, वह नहीं मानी। क्या कहते, बहू लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं सहन हुआ, निकल खड़ी हो गई। जब मैं यहाँ आया था तब ये सोच के आया था कि मेरे को 2-4 साल जीना है। घर से तो मेरी मृत्यु हो चुकी थी, घर से निकलने का मतलब यही है। आज तक मैं किसी से मुलाकात नहीं की अपने घर वालों से। और आप देख रहे हो, अब तो ऐसा लग रहा है कि 5-10 साल और जीना है मेरे को। 79 साल की उम्र है मेरी। रोज़ 1 घंटा उठ के योगा करता हूँ सुबह 4:30 बजे। एक तो मैं आपको बताया 17 साल की सर्विस है, तो मुझको ना पेंशन मिलता था, ना अर्निंग मेंबर था, घर में कुछ कमाता नहीं था। तो इस ज़माने में अगर कोई नहीं कमाता है तो समझिए घर के लिए बोझ ही है। तो 24 घंटा ताना मिलता था। पत्नी काम करती थी तो वो यही बोलती थी मैं कमाती हूँ, घर मैं चलाती हूँ। तो थोड़ा स्वाभिमान में, जात का ब्राह्मण हो तो स्वाभिमान तो थोड़ा है। मुझको ऐसा लगा कि इनके लिए मैं बोझ हूँ तो इनसे हट जाऊँ। 3 लड़के थे तो उन लोग कमाते धमाते नहीं थे। लड़के लोग जवान लड़के हैं, और मैं लोगों के यहाँ खाना बनाने जाती थी। हाँ, खाना बना के उन लोग को मैं पालन पोषण करती थी। फिर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और मैं शुगर वाली बीच में बीमार पड़ गई थी, तो मेरे को मन नहीं हुआ खाना उना बनाने का ना। फिर एक डॉक्टर के पास गई ना, तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया, बोले टिकरापारा में चितवन आश्रम खुला है, आप माता जी वहाँ जाइए। बोले बहुत अच्छा आश्रम है वहाँ, ऐसा करके उन्होंने बताई हूँ मैं जा रही हूँ आश्रम। अभी तक ठीक है, बोली अभी तक आप लोग संभाल लो, जाओ कहीं काम आप करो, हम भी थोड़ा बहुत करेंगे तो कुछ होगा, ऐसा करके उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या वाकई हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि आज ये बुजुर्ग बोझ बन गए हैं? जिस घर को इन्होंने प्यार से सींचा, उसी घर से दूर रहकर इन आश्रमों में इन्हें देखकर चोट सी लगती है। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी जो खुद इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो 24 साल ऐसे हो गए। तो यहाँ किस कारण से आया? यहाँ बेटा वो हम लोग अलग रहते थे, बेटा बहू से पढ़ता था नहीं, तो हम लोग के काम खत्म हो गया उनका। अब मैं बीमारी पड़ गई तो फिर यहाँ आए। बेटा का शादी हुआ तो बच्चा से बहू से पढ़ता नहीं था। आजकल बच्चे तो जैसे हम लोग अलग हो गए। 1.5 साल ऐसे ही घर की प्रॉब्लम दे करके आना पड़ा यहाँ पे। बहू के साथ नहीं बनता था। बहू भी नौकरी करते, बेटा भी है शिक्षा कर्मी में, और थोड़ा व्यवहार करने के मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगी, तो थोड़ा बच्चा खाओ सियानी में थोड़ा दिमाग को हो जाते ना, चलो चली करके। भाई बहनी पैदा हुए वही दिन के अलग है ना। बेटी है परवश है, जब तक संग में है बर बिहाव कर दे, लोग लड़का हो गए तो हाँ वो भी प्राय बन गए। प्राय बस है वो, माँ बाप के बस के नहीं है। खटापटी चली, शहद भर सहन
ओकर बाद हम अकेले खोजत कहाँ है विधवा आश्रम के कि हम आ गए। 2.5 साल करीब मैं गवर्नमेंट जॉब में था। रिटायर होने के बाद घर गया। घर में मेरे बड़ा जो लड़का है उनका कहना ये हुआ कि तुम्हारा ATM कार्ड पासबुक हमें दो। मैं कहा आखिर मैं यहाँ हूँ तो ज़रूरत क्या है आपको, जो खर्च वर्च होगा घर में मैं पूरा शेयर करूँगा, दूंगा, जो भी कमी बेशी होगा सब मैं पूरा करूँगा। तो नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो कार्ड हमको दो, तुम खाली बैठे रहो यहाँ, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है अपने पास रखने का सब चीज़, तुमको कोई हक नहीं है। तो मैं कहा जब ज़िंदगी भर नौकरी किया हूँ तो इतना तो हक बनता है कि मैं कम से कम अपना हथियार जो है अपने पास रखूँ। भाई तुमको जो कमी बेशी होता है मैं पूर्ति करूँगा। और अभी तक तुमको पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया, पाला पोसा, हर चीज़ किया, नौकरी दिलवाया, जैसे मेरे से बना पालन पोषण किया, ये क्या कम है? और इतने मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो जो कि मेरा असली हथियार तुम मांग रहे हो। यही मेन कारण, यही असली झगड़ा। मैं 20 साल 17 साल 18 साल से मैं अलग हूँ। एक लड़का है मेरा, मैं उनसे अलग रहता हूँ, दोनों नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं, समझे क्या? 17-18 सालों को ही नहीं, 20 साल का अलग हो, हाँ समझे का। तो हम लोग बस कि बेटा से दुखी हैं, बहू से क्या, बहू तो दूसरे घर से आई है, और ख़ास बहू ही जड़ होता है, जो अलग का व्यवस्था करने वाले बहू ही जड़ होता है, समझे क्या? तो उससे मेरा पड़ता नहीं था, और पड़ता क्या था, बहू तो मेरे से अशब्द बात बोले ही नहीं है, समझे? माध्यम मेरा लड़का है। जब हाथ पांव लाचार होते हैं, दिखाई कम देने लगता है, सुनाई कम देने लगता है, नींद कम हो जाती है, तो समझो उम्र का वो पड़ाव आ गया जिसे बुढ़ापा कहते हैं। जन्म के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है तो उसमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं शारीरिक परिवर्तनों का अंतिम पड़ाव यानी बुढ़ापा। पंजवानी 15 साल हो गए। सब यहाँ के रहे बस। अपने बारे में कुछ बताइए हाँ, ना। 70 वर्ष से 47 पहले मैं ऐसी पार्टी बंद में है, थोड़ा सा काम करता था, फिर मेरे को दिक्कत आया, मैं इधर आ गया। कहते दुख लगो यहाँ मंगा मोर दुखे दुखे दाई। मैं घर से निकला इसलिए कि फिर दोबारा यहाँ वापस नहीं जाना है। इतना हताश हो गया था उनके इससे। मजबूरी से आना पड़ गया, वरना नहीं तो कोई अपनी खुशी से तो यहाँ आते नहीं है, कुछ न कुछ वजह होती है जब भी आते हैं आदमी। क्या कोई वजह लगती है आपको? वजह यही है, अब कोई सहारा नहीं रहा, न कोई घर रहा, न कुछ बिजनेस रही, इसलिए यहाँ मजबूरी से आना पड़ गया। दर्शकों, बचपन और यौवन की तरह इस उम्र की भी अपनी विशेषता होती है। इस उम्र की, इस अनुभव की झुर्रियों में कई कहानियाँ, बातें और यादें होती हैं, जिनमें बच्चों को मिलती हैं परियों और राजाओं की कहानियाँ, तो युवाओं को मिलता है मार्गदर्शन और नए रास्ते। पर आज इन नए रास्तों, इन नई कहानियों के बीच अनुभव मात खाता जा रहा है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच कोई सामंजस्य शेष नहीं रह गया। जो अनुभव पहले मार्गदर्शन देता था, वो अब हस्तक्षेप कहलाने लगा है। आखिर अनुभव की ये बोल, ये बातें और ये यादें आश्रमों की इन 4 दीवारियों में सिमट कर रह गए हैं। आखिर क्यों वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है हमें? का कारण तो ये है कि हमारे जो बच्चे लोग हैं वो उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे आजकल माँ बाप को कुछ समझते नहीं समझते ना। बच्चे माँ बाप 10-10 बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, 2 माँ बाप, और 10 बेटे 10 बहू 20 हो गए। 2 माँ बाप के पेट बहुत भारी हो गए, और एक रह जाता तो उसका भी पेट भारी हो जाए, उसको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं आश्रम देखने, बाप रे बहुत है ऐसे। अपने कोई बोलता है अपने 2-2 बेटे हैं, फिर भी छोड़ के आश्रम में छोड़ के चले जा रहे हैं। फिर आज हम बुजुर्गों की भी गलती है, क्यों सारा वीटो पावर बच्चों को दे दिए हैं, बिजनेस जितना है बच्चों को दे दिए हैं। आज बच्चा बड़ों को बैठा के ना पसंद नहीं करता दुकान में, क्योंकि उनकी सर्किल आती है। जहां आपने पूरा कैश प्रॉपर्टी संपत्ति बच्चों के हाथ में दे दिया ना,
फिर आपका दरवाज़ा वृद्धाश्रम में है। उनके घर वाले जो हैं उनको पालना नहीं चाहते आजकल, इसलिए वृद्धाश्रम में उनको भेज देते हैं। जो पालना चाहते हैं आज भी उनके यहाँ ठाठ के साथ रहते हैं हम लोग। कोई वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। ये सच पूछो तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये नहीं रहा कि हम बड़ों की सेवा करें, सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए क्या है वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं उनको। वहाँ पूछना नहीं, करना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, वो मरे चाहे जिए। भारत सरकार के न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार 2008 और 2009 में 278 वृद्धाश्रम सक्रिय थे, जो आज बढ़कर लगभग 728 हो गए हैं। इन आंकड़ों के बढ़ने के कारण आखिर क्या हो सकते हैं? कहीं इनका कारण मृतप्राय होती जा रही हमारी मानवीय संवेदनाएं और आत्म केंद्रित मानसिकता तो नहीं, जिसने संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवार की बाहुल्यता को जन्म दिया। आज कोई भी किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहता, पर हम भूल जाते हैं कि सहारे यूं ही नहीं दिए जाते। न दिए जाने का एहसान होता है, न कर पाने का कोई तर्क। आज बड़े बुजुर्ग अपनी कोई सलाह देते हैं तो वो बुरी लगती है, और तब उनका साथ लगने लगता है बोझ। और इस बोझ से बचने के लिए हम नए रास्ते ढूंढते हैं जो हमें ले जाते हैं वृद्धाश्रम की ओर। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बच्चों को, वो फ्री रहना चाहते हैं, आजकल खुला रहना चाहते हैं। सास ससुर के साथ नाम मारवाड़ी हैं हरियाणा के, थोड़ा सिर भी ढकना पड़ता है, हमारे में घूंघट चलता है तो उनको घुटन होती है, तो फ्री रहना चाहते हैं। अपने ऊपर लगाओ, दूसरे के ऊपर क्यों लगाएंगे? माँ बाप का आजकल कोई बोझ वजन उठाना नहीं चाहते। बच्चे को पसंद आ रहा है तो बच्चों को आजकल के ज़माने में क्या है कि अपनी बीवियों का खाना, बच्चे बीबी वही चाहिए उनको। एक घर का संगठन होता था, संविधान होता था, तो एक बुजुर्ग अगर एक चीज़ बोल दिया तो उसको बच्चे पालन करते थे। भाई रात को 10 बजे घर पहुंचना है मतलब पहुंच जाते थे। अब हर घर में संविधान नहीं है, संगठन नहीं है, सबको अपना पावर है। और कुछ जो ये आडंबर पैदा हुए हैं आज के ब्रांडेड खर्चे, ये बच्चों को इतना गलत लत लग गया है कि उनका बड़े लोग उतना पालन नहीं कर पाते हैं, तो किचिर किचिर होता है। फिर बड़ों की आदत यो समझाने की जो गुंजाइश है वो नहीं समझते हैं। आप घर में चुपचाप बैठे रहो, बस आँख मुंह कान सब बंद रखो, सिर्फ हाथ खोल के उनको दो तो आपकी इज्जत एक गर्म रोटी मिलेगी। ये भी कारण है अगर चुप रहोगे तो। सीधी बात बताऊं, बुजुर्गों का आज बोलोगे ना समझाएं तो वो बोलते हैं बकवास कर रहा है, गलत बोल रहा है। बदलाव यही आ रहा है कि सब स्वार्थी होते जा रहे हैं कि हमारी जो फैमिली है बस वही हमारी फैमिली है। जो हमारे माँ बाप बड़े हैं उनको निकालो बाहर, उनका अभी हमारे उसमें जीवन में कोई रोल नहीं है, उनको साथ में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने बचपन से लेकर तुम्हारे को पाला पोसा बड़ा किया, आज उनकी बारी आई है तो आप उनको फेंक देते दूर। ये को सही है क्या? गलत है। ये अभी ये चालू हुआ है, इसके पहले कभी वृद्धाश्रम सुना था क्या आपने? कभी नहीं था। तो संस्कार और परंपराओं के जो लादने का रूप है वो बदलना चाहिए। मनुष्य का विकास, मनुष्य उसके द्वारा जो दिए गए गुण हैं, चित्त बुद्धि मन अहम, अलग अलग हैं, और जब अलग अलग है तो उनका अलग अलग ही रूप से विकास होना चाहिए। आप चाहते कि जो मैं कह रहा हूँ वही आप करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माहौल जो चल रहा है, लोग जो अपना सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सास बहू की नहीं पढ़ने के कारण, उस कारण भी बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं अपने मम्मी पापा को, जो बहुत गलत है। जनरेशन गैप है। अगर हम पेरेंट्स और बच्चे अगर आराम से फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहेंगे, जितना हम क्लोज उनसे रहेंगे, वो चीज़ जनरेशन गैप होएगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। अगर हम बच्चों से फ्रेंडली प्यार से उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको बैठ के साथ में डिस्कस करें, तो ऐसा कोई चीज़ मेरे ख्याल से कभी भी कोई ऐसे डेवलप नहीं होगा। अपनी हर परिस्थितियों को स्वीकारते हुए ये बुजुर्ग, ये अनुभवी अब खुद अपना शेष जीवन इन आश्रमों के सेवा घरों की छत्र छाया में ही व्यतीत करना चाह रहे हैं। मैं घर में अकेली थी, मेरी एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, और अकेलेपन के कारण मैं यहाँ आई कि देखूँ आश्रम में क्या होता है। तो मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ अच्छा लगा। मैं 8 दिन के लिए आई थी, लेकिन आज मैं 7 साल से यहीं रह रही हूँ और यहीं आश्रम में सेवा करती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हम लोग एक परिवार जैसे रहते हैं, और यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, कोई चीज़ का हमको यहाँ तकलीफ़ नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है इधर,
पीस ऑफ माइंड है, कोई ये नहीं है, ट्रबलसम नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। सब कोऑपरेशन करते हैं, कोऑपरेटिव करते हैं। घर से ज़्यादा अच्छा ही लगता है, इसलिए आ गया। भगवान की कृपा से और अपने डॉक्टर साहब की मेहरबानी से यानी सब सुख सुविधा है। ऐसी सुविधा खान पियन तो अपने घरों में नहीं है। जो औरत अपने घर जिंदगी में नहीं देखे होगा वो चीज़ यहाँ देख रहे हैं। ये समाज के नहीं, लड़की के कारण लड़के को दुख न हो। एक ही लड़की है, उसको ताना कोई न दे, उसके सुख के कारण हमको यहाँ भी तो सुख है। हाँ, सब मिलते हैं, कोई घूमते फिरने वाले हैं। और यहाँ तो अति छूट है कि बाहर जाकर घूम सकते हो आप भोजन कर लिया, बाहर चले जाओ, भोजन के समय आ जाओ तो आपको पूछने वाला नहीं कहाँ भाग गए थे। यहाँ सब कुछ मिलता है, अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छे है। यहाँ हमारी व्यवस्था अच्छी रहती है, खाना पीना दवा दारू हर चीज़ यहाँ मिलती है, कोई किसी बात की कमी नहीं है। अच्छी है, सब मिलजुल के रहते हैं। भजन पार्टी होता है, कीर्तन वगैरह सब होते हैं, बढ़िया रहते हैं मजे के साथ में। यहाँ आश्रम में रहते हैं। पसंद और न पसंद की तो बात ही नहीं है। जलते दीपक से अनेक दीपक जल उठते हैं और अंधेरी अमावस को उजाले में बदल देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा हमें भी। जिन बुजुर्गों के अपनों के पास उनसे बात करने या मिलने तक का वक्त नहीं, वही समाज के कुछ लोग इनके जीवन में उजाला भरने की कोशिश करते दिखे। मैं यही सोच के यहाँ आई कि अगर मैं यहाँ आती हूँ तो जो मैं इनको दूंगी, मैं अगर उनको देती वही सेम चीज़ तो वो सोचते कि अरे उसने ऐसा दिया, ये तो छोटा था, मेरा बहुत अच्छा था। और अगर वही चीज़ मैं इनको दूंगी तो वो बोलेंगे अरे वाह, और इनके इतने सारे आशीर्वाद मेरे पास रहेंगे और वो क्या देंगे, बस बुरी बात है। ऐसे बुजुर्ग जो घर से निकाले जाते हैं, पुराने फर्नीचर की तरह हटा दिए जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग कहाँ जाएं? यहाँ तो घुट कर कहीं मर जाएं या बाहर सड़कों पर घिसट कर मर जाएं। ऐसे लोगों को एक सहारा देने के उद्देश्य से हमारे मन में आया कि क्यों न एक संजीवनी वृद्धाश्रम नाम से ये आश्रम खोला जाए। और इस आश्रम को खोलने का उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर गिनती बढ़ाई जाए और इनको एक नया अध्याय चालू किया जाए कि आश्रम खुलते रहें। हमारा उद्देश्य है कि इन बुजुर्गों की घर वापसी कराना, काउंसलिंग कराकर इन्हें सत्समान घर में वापसी दिलाना। और हम बराबर निरंतर समझौते कराकर 42 माता पिताओं को घर वापस भेज चुके हैं और यह प्रयास हमारा निरंतर चलता रहेगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि 30 की जो गिनती है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। हम इसे 30 के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ चितवन वृद्धाश्रम खोलने के पीछे उद्देश्य केवल इतना कि जितने भी बुजुर्ग जो निराश्रित हो जाते हैं उनको सहारा मिल सके। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में या भारत में वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़े। उसके बावजूद भी आज की परिस्थिति में जो वृद्ध हैं कम से कम उसको सहारा तो मिल सके। मैं इसमें एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि धिक्कार है ऐसे बेटे बेटियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर में जो बुजुर्ग होने के बाद में अपने घर के एक बहुत बड़ी संपत्ति जो बुजुर्ग के रूप में मानी जाती है उसको तिरस्कृत करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको सहारा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आज का यूथ सामने आया है, बल्कि मैं वृद्धाश्रम चला करके देख रहा हूँ और उनके भीतर में बहुत अच्छी भावनाएं आई हैं उनके प्रति काम करने के पीछे। लेकिन ये बातें उन परिवार वालों को सोचना चाहिए कि अपने वृद्ध को कैसे उनको सहारा दे करके उनकी संपत्ति की रक्षा करें, उनके आशीर्वाद के बलबूते पे आगे बढ़े। जीवन के हर गुत्थी को सुलझाते हुए उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचे ये बुजुर्ग आज एक नई शुरुआत कर पजल्स के इस खेल के साथ खुद के जीवन को दे रहे हैं एक नई परिभाषा। जीवन में भर रहे हैं एक नया रंग, वो है प्यार का, साथ का, अपनत्व का। ऐसे गए निकाले लोग जैसे घर के जाले लोग, दर दर भटक रहे देखो राह दिखाने वाले लोग। दर्शकों, बुजुर्गों का ये ज्ञान, ये अनुभव हमारी संपत्ति है जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के हवाले कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जीवन चक्र चलते रहता है। आज हम जो बोएंगे कल हमें वही काटना पड़ेगा। और यही बात लागू होती है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के रिश्तों पर भी। आज अगर हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों को मान दे, सम्मान दे, प्रेम दे, अपनत्व दें, उन्हें अब उनके होने का एहसास कराएं, तो निश्चित ही कल हमारी पीढ़ी भी हमारे साथ यही दोहराएगी।
दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार